हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिमाग वाला। कैसे हो आप लोग दोस्तों? तो दोस्तों आज हम अपने चैनल दिमाग वाला में जो हमारा सेकंड है वो है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन, वो कंप्लीट करेंगे। कल के लेक्चर में हमने आपका नेटवर्क देखा था, आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन। और इसमें हम लोग आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे जो होंगे आपके कोल इंडिया लिमिटेड के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। आपके इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। और तो कल एक ने कहा था कि सर पीपीटी का कलर ब्लैक कर दो, तो मैंने आपका ब्लैक से वाइट कर दो, तो मैंने वाइट कर दिया। तो आप बताइएगा कि आपको अब पीपीटी कैसी लग रही है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है अ 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज। एक 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज की हमारी इंडक्शन मोटर है। हैज़ अ रोटर resistance of 0.04 ohm per phase and standstill rotor reactance of 0.2 ohm per phase. Calculate the speed at which maximum torque occur। ठीक है, हमें वो स्पीड बतानी है जिसमें मैक्सिमम टॉर्क अकर होता है। ठीक है, देखिए मैक्सिमम टॉर्क कहाँ अकर होता है। मैक्सिमम टॉर्क वहाँ पर अकर होता है जहाँ पर हमारी स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम हो। तो हमें पहले यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपके मैक्सिमम स्लिप वैल्यू। ठीक है, तो स्लिप एट विच द टॉर्क इज मैक्सिमम, सो वी कैन फाइंड द स्लिप मैक्सिमम विच इज एस एम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहले क्या निकालेंगे। पहले हम सॉल्यूशन यहीं पर करता हूँ मैं। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकालेंगे विच इज़ सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड को हम लिखते क्या है, सिंक्रोनस स्पीड होती है हमारी NS, जिसको हम लिखते हैं आपका NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। ठीक है, 120 आपका कांस्टेंट है, F हमारी फ्रीक्वेंसी है और P क्या है आपके नंबर ऑफ पोल। ठीक है, आपके इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या है आपका 120। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है मेरे भाई, फ्रीक्वेंसी है हमारी 50 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और यहाँ पर हमारे पोल है आपके 4 पोल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एंड पोल इज़ 4। तो देखिए ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 3 और 0, 3 पंजे 15। तो NS की स्पीड वैल्यू क्या आ गई, NS आ गया आपका 1500 RPM, 1500 RPM। ये हमारी आ गई NS की वैल्यू। ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हम यहाँ पर से देखिए पहला केस तो यही कर दिया मैंने। अब सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हम लोग यहाँ पर निकालेंगे मैक्सिमम स्लिप। ठीक है, हम स्लिप की वैल्यू निकालेंगे SM, मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू। मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू क्या हुई आपकी, स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम। स्लिप लिख भी देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम, उसको हम बोलते हैं आपका SM। ठीक है, टॉर्क इज मैक्सिमम, तो मतलब ये वो स्लिप है जिस स्लिप पे आपका टॉर्क मैक्सिमम होता है। तो SM की वैल्यू क्या होती है आपकी, मैक्सिमम स्लिप की वैल्यू ये होती है आपकी R2/X2। ठीक है, रोटर का प्रतिरोध और आपका स्टैंड स्टिल में रोटर का रिएक्टेंस R2/X2। तो यहाँ पर देखिए हमारी R2 की वैल्यू दी है आपकी 0.04 ओम पर फेज और आपका रिएक्टेंस की वैल्यू दी है 0.2 ओम पर फेज। तो देखिए यहाँ लिखते हैं आपका 0.04 और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 0.2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, ये आएगा आपका 0.2। ठीक है, ये हमारी आपके SM की वैल्यू आ गई। देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला, NS की वैल्यू निकाल दी। देन यहाँ पर आपके कौन सी स्लिप है जहाँ पर आपकी टॉर्क मैक्सिमम हो रही है, SM की वैल्यू निकाल दी। अब हम निकालेंगे आपकी स्पीड जहाँ पर आपका मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक है, तो देखिए उसके लिए करेंगे क्या, नई स्लाइड लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आएगी आपका जो थर्ड चीज़ निकालेंगे हम लोग, वो क्या आएगा हमारा, ये आएगी आपकी स्पीड कहाँ पर, स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क पर हमारी स्पीड कितनी होगी, देखिए ये हमारी क्या होगी, यहाँ पर ये होगी आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी आपकी NR, जो रोटर जिस स्पीड में घूमेगा वो क्या होगी, NR इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है NS 1 - S। ठीक है, NS 1 - S, लेकिन यहाँ पर S क्या आएगा, मैक्सिमम स्लिप जो हमने निकाल रखी है। ठीक है, NS की वैल्यू हमने निकाल दी थी। NS की वैल्यू क्या थी मेरे भाई, NS की वैल्यू थी 1500। ठीक है, NS है हमारी 1500, बाकी 1 माइनस स्लिप एट विच टॉर्क इज मैक्सिमम, वो है हमारा 0.2। ठीक है, 1 माइनस 0.2 करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा आपका ये 1500 इंटू 0.2, हमारा 5 3 15, मतलब 315 में से 1500 में से 300 कम हो जाएगा, तो आएगा हमारा 1200 RPM। तो ये हमारा इसका वैल्यू आएगी 1200 RPM NR की स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क जहाँ पर है उस टाइम पर हमारी स्पीड इतनी होगी आपकी इंडक्शन मोटर की। तो आंसर क्या आएगा, आंसर नंबर ए 1200 RPM।
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर था कि आपका 3 फेज़ की हमारी आपके 4 पोल की मोटर थी जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर है। उसके रोटर का प्रतिरोध हमें दिया था 0.04 ओम पर फेज़, और आपके स्टैंड स्टिल में रोटर का रिएक्टेंस दिया था, एक्स की वैल्यू वो थी आपकी 0.2 पर फेज़। हमें कैलकुलेट करना था स्पीड, ठीक है, कहाँ पर, जहाँ पर आपका टॉर्क मैक्सिमम होगा वो पर, ठीक है। तो पहले हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाली ns, देन हमने क्या 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 करा, यहाँ से हमने करा आपकी sm की वैल्यू, ठीक है। sm क्या है आपकी, जिस टॉर्क पे आपके स्लिप, जिस मैक्सिमम टॉर्क पर आपके स्लिप की वैल्यू, ठीक है, उसको हम बोलते हैं sm। उसकी वैल्यू आई आपकी 0.2। देन ये वैल्यू को हमने पुट करा आपके nr की वैल्यू पर, ठीक है। ये आपने देखा ही होगा, nr जो आपका रोटर की स्पीड होती है, nr इज इक्वल टू ns 1 - s, ठीक है। ये इसका मेन फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है आपका, ये देखिए दोबारा, ये चलो अच्छा ये तो उसका है ट्रांसफार्मर का। देखिए यहाँ पर क्या दिया है हमें, 100 kVA 1100 बाई 220 वोल्ट का हमारा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इफ़ इट इज़ रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या था, हमारे पास 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर था, उसको हमने चेंज करके कैसे में कनेक्ट कर रखा है, ऑटो ट्रांसफार्मर में, टू द सप्लाई ऑफ 1100 वोल्ट, ठीक है। 1100 वोल्ट से सप्लाई कर रखा है सर्किट फ्रॉम द 3200 वोल्ट सोर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने 3200 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, मतलब ये दो पोलरिटी हमने यहाँ पर ऐड करी है, ठीक है। ये एडिंग पोलरिटी का हमने यूज़ करा, तभी हमारा यहाँ पर 1320 वोल्ट आया सोर्स से। तो हमें बताना है व्हाट इज़ द मैक्सिमम केवीए रेटिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इस ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम केवीए रेटिंग क्या होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर मैं इसको सिंपल एक तरह आपको डायग्राम से दिखाऊँ ना, देखिए इससे उतना अच्छा तो नहीं बनाता मैं डायग्राम, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे। तो देखिए ये हमारा एक ट्रांसफार्मर था, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका 1000 और यहाँ पर आ रही थी आपकी 220 वोल्ट। इसको हमने किस में कन्वर्ट करा, हमने इसको ऑटो ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर दिया। ऑटो ट्रांसफार्मर हमारी सिंगल वाइंडिंग होती है, इससे हम लोग इनपुट और आउटपुट कलेक्ट करते हैं। ये तो देखिए इस साइड पर देखिए क्या है, 3200 वोल्ट का सोर्स है, तो मतलब हमने ये आपका यहाँ पर क्या क्या करा है आपने, 1100 प्लस आपने 220 को ऐड करा है, तब हमारे यहाँ पर 1320 आया। 3200 की बोल रहा हूँ मैं बार बार, 1320 वोल्ट आई है। तो यहाँ पर से हमने जो इनपुट साइड है, सोर्स है, वो 1320 है और आउटपुट हमारा है 1100 वोल्ट, ठीक है। ये आपकी एडिंग पोलरिटी में हमने ऐड करा है ये ऑटो ट्रांसफार्मर को, ठीक है। ये क्या है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, और ये क्या है मेरे भाई, ये है पर 2 वाइंडिंग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, इसने पूछा कि मैक्सिमम केवीए रेटिंग बतानी है आपकी ऑटो ट्रांसफार्मर की। तो देखिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जिसको आप ए बोलते हैं ना, उसको निकालेंगे, ठीक है। तो स्टेप 1 करके बताता हूँ आपको, ईजी आप स्टेप वाइज समझ सकते हैं। स्टेप 1 क्या होगा, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालेंगे हम। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसका, फॉर ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि हमें ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में दिया है, उसके बताने मतलब, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हम लोग निकालेंगे। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं ए आता है ऑटो ट्रांसफार्मर के लिए, ऑटो लिखता हूँ वो सबस्क्रिप्ट में। ए ऑफ ऑटो हमारा क्या होता है, वोल्टेज ऑफ हाई, ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज साइड की वोल्टेज। तो क्या लिखूँ, वी ऑफ एच वी ऐसे क्या लिख दूँ, वोल्टेज ऑफ हाई वोल्टेज साइड अपॉन वोल्टेज ऑफ लो वोल्टेज साइड, ठीक है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम इसकी अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी क्या आएगी, यहाँ पर हाई वोल्टेज में साइड कितनी है आपकी 3200, सॉरी क्या बोल रहा हूँ बार बार, 13200, 1320 और ये है आपका 1100, ठीक है। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये कितना बचेगा, 11 एकम 11, यहाँ पर बचा 22, 11 दूनी 22, ये आएगा आपका 1.2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या आ गया, ये आ गया हमारा 1.2, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका आपने अगर इसका आपको 2 वाइंडिंग के साथ रिलेशन पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए वो मैं आपको बताता हूँ, कलर चेंज करने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको रिलेशनशिप पता है, रिलेशन, ये वाला नहीं है आपका, बाबू सोना वाला नहीं है, ये रिलेशन दूसरा वाला है, ठीक है। आपका केवीए, आपका केवीए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, केवीए ऑफ ऑटो कर देता हूँ अपॉन केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग, ठीक है। केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग का हमारा क्या होता है रिलेशनशिप, वो मैं बताता हूँ। देखिए ये होता है आपका ए ऑफ ऑटो, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है ऑटो ट्रांसफार्मर का, ए ऑफ ऑटो अपॉन ए ऑफ ऑटो -1, ठीक है।
मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ आपका ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर -1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बताना था, यहाँ से हमें बतानी थी आपकी केवीए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर की, ऑटो ट्रांसफार्मर की केवीए बतानी है। तो इसकी हमारा ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा आपका केवीए ऑफ ऑटो निकाल लें तो वो आ जाएगा ए ऑफ ऑटो अपॉन ए ऑफ ऑटो -1 इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग। ठीक है, केवीए ऑफ 2 वाइंडिंग। एक मिनट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपने। अभी ए ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर की वैल्यू निकाली है 1.2 आई है। तो देखिए ये आया आपका 1.2, नीचे आ जाएगा आपका 1.2 -1 अपॉन केवी ऑफ 2 वाइंडिंग। 2 वाइंडिंग का केवी क्या है आपका 100 केवी है। ठीक है, 100 केवी है। तो ये कितना आएगा, ये आपको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो ये आएगा आपका 1.2 और नीचे बचेगा आपका 0.2, 1.2 0.2 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 6 इंटू 100, 6 इंटू 100 क्या हो जाएगा हमारा 600। तो केवी ऑफ आपका ऑटो ट्रांसफार्मर क्या आ गया 600 केवी। ठीक है, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का आ गया, यही पूछा था हमें। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 600 केवी है। ठीक है, बस आपने पहले ए ऑफ ऑटो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑटो ट्रांसफार्मर का जो आपका हाई वोल्टेज अपॉन लो वोल्टेज होता है ये करना है। देन यहाँ पर आपने ये वाला जो आपका रिलेशनशिप है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर और 2 वाइंडिंग का ये लगाना है। देन यहाँ से केवीए निकालना है, तो मतलब ऑटो का निकालना है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ और बाकी ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमें दिया है आप 4 पोल सिंक्रोनस मोटर, एक हमारे पास 4 पोल की सिंक्रोनस मोटर है ड्राइविंग अ कांस्टेंट टॉर्क लोड। ठीक है, उसका आपका टॉर्क का जो लोड है वो आपका कांस्टेंट है। ड्रॉस आप आर्मेचर करंट ऑफ 50 एम्पियर। ठीक है, आर्मेचर करंट दे रही है 50 एम्पियर एट यूनिटी पावर फैक्टर, यूपीएफ लोड है। इफ़ द एक्साइटेशन इज इंक्रीज बाई 20%। देखिए एक्साइटेशन को इंक्रीज कर दिया हमने 20% से, तो पूछ रहा है व्हाट हैपन टू द पावर एंगल। जो पावर एंगल डेल्टा है, लोड जो पावर एंगल डेल्टा है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा ये पूछ रहा है। पहला दिया है पावर एंगल आपका डेल्टा इंक्रीज करेगा, सेकेंड दिया डिक्रीज करेगा, थर्ड दिया है कि अनचेंज रहेगा और फोर्थ दिया है आपका बिकम 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अगर आप देखेंगे ये आपका सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, वो मोटर जो आपकी कांस्टेंट स्पीड में चलती है। सिंक्रोनस मोटर रन्स एट कांस्टेंट स्पीड। तो यहाँ पर स्पीड भी कांस्टेंट होगी इसकी, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर है तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड पे चलेगी, तो दैट्स वाई स्पीड इज़ आल्सो कांस्टेंट। और यहाँ पर क्या दिया है आपका कांस्टेंट टॉर्क है, बाकी क्या है आपका कांस्टेंट टॉर्क भी है। कांस्टेंट टॉर्क हमें दिया है, तो स्पीड टॉर्क को कांस्टेंट होगी तो टॉर्क भी यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। बाकी आपने पावर का फॉर्मूला देखा होगा आपके सिंक्रोनस मोटर के केस में। पावर क्या होता है, पावर होती है आपकी ई एफ वी टी, आपका फील्ड एक्साइटेशन, ये वी टी टर्मिनल वोल्टेज ई एफ वी टी अपॉन एक्सेस, एक्सेस आपका है सिंक्रोनस रिएक्टेंस इंटू साइन ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमारा इसमें फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखिए जो आप, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोड टॉर्क और स्पीड दोनों कांस्टेंट है, सिंस आपका लोड टॉर्क और क्या हमारी स्पीड दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है। स्पीड हमारी यहाँ पर दोनों क्या है हमारी कांस्टेंट है, तो हमारी जो मैकेनिकल पावर आउटपुट आएगा, मैकेनिकल पावर आउटपुट वो आपका पी हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगी क्योंकि आपका टॉर्क भी कांस्टेंट हो गया और आपकी स्पीड भी कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अगर हमने यहाँ पर ई एफ की वैल्यू को इंक्रीज़ करा, मतलब फील्ड एक्साइटेशन को इंक्रीज़ करा, ई एफ को हमने इंक्रीज़ करा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, पावर तो हमें कांस्टेंट चाहिए, पी हमें चाहिए कांस्टेंट। अगर यहाँ पर ई एफ एक्साइटेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो देखिए आप खुद बताइए, इसको आपको कंपनसेट करने के लिए साइन डेल्टा की जो वैल्यू होगी ये क्या करेगी, ये यहाँ पर से डिक्रीज़ करेगी, तभी इसका जो आपका टर्म आएगा वो कांस्टेंट आएगा। अगर एक इंक्रीज़ हो रहा है, माना अगर ये पहले 5 था देन ये आगे 10 हो गया, देखिए तो बगल वाले को उसको कंपनसेट करने के लिए हमें इसको कम करना पड़ेगा ताकि हमारा पहले जो पावर थी वही पावर कांस्टेंट रहे, क्योंकि यहाँ पर लोड टॉर्क और स्पीड दोनों कांस्टेंट है।
ठीक है, तो ये एक आपका कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका 220 वोल्ट DC शंट मोटर टेक्स 5 एम्पियर एट नो लोड, ठीक है, एंड रन्स एट 1000 RPM। हमारी DC शंट मोटर है जो 5 एम्पियर के करंट ले रही है नो लोड पर और 1000 RPM पे घूम रही है, जिसका आर्मेचर का प्रतिरोध है 0.2 ओम और फील्ड का प्रतिरोध है आपका 110 ओम। इफ़ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज़ 50 एम्पियर, फुल लोड का आर्मेचर करंट 50 एम्पियर है। कैलकुलेट द फुल लोड स्पीड कंसीडरिंग 3%। यहाँ पर हमारे आर्मेचर रिएक्शन हुआ है डीमैग्नेटाइजिंग। डीमैग्नेटाइजिंग से मतलब हमारी जो आर्मेचर रिएक्शन है वो यहाँ पर आपकी कम हुई है, मतलब उसने आपके फ्लक्स को कम करा है। 3% मतलब 100% था, तो 3% मतलब 97% हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको डायग्राम बना के दिखाऊँ, कौन सी मोटर है, शंट मोटर। देखिए शंट मोटर है, DC शंट मोटर। तो देखिए ये हो गया हमारा आर्मेचर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका आ गया शंट। ठीक है, शंट फील्ड का ये दिखाया मैंने, शंट फील्ड RSH। बाकी ये हमारा ये मोटर आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है आपका, इसका आर्मेचर का प्रतिरोध जो यहाँ पर RA की वैल्यू है, ये जो आपकी RA की वैल्यू दी है, ये हमें कितनी दी है, ये दी है आपकी 0.2 ओम। और आपका फील्ड जो RF जो फील्ड है शंट फील्ड, इसकी वैल्यू है आपकी 110 ओम। ठीक है, और बाकी क्या दिया है, चलो फिलहाल इसमें तय दिया है। अच्छा, यहाँ पर दिया है आपका 220 वोल्ट से आपका सप्लाई कर रहे हैं हम, 220 वोल्ट हम सप्लाई दे रहे हैं। देखिए मोटर है तो सप्लाई देंगे। और यहाँ पर हमारी करंट कितनी आ रही है, करंट हमारी आ रही है 5 एम्पियर। ये पहले केस में जब आपके नो लोड की कंडीशन है। ठीक है, एट नो लोड लिखता हूँ, एट नो लोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे नो लोड के टाइम पर है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपकी वाइंडिंग है ये यहाँ पर किसके है, ये इसके पैरेलल में है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारी करंट कितनी आएगी, क्योंकि देखिए ये जो सप्लाई आ रही है आपके 220 वोल्ट, ये इसके पैरेलल पे है, क्योंकि शंट वाइंडिंग तभी है क्योंकि सप्लाई के पैरेलल पे लगी है। तो यहाँ पर जो करंट आएगा शंट में ISH, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ISH इज इक्वल टू V/R। V की वैल्यू है आपकी 220 वोल्ट और RSH की वैल्यू है 110। तो ये कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर करंट यहाँ जा रही है। ठीक है, 2 एम्पियर करंट हमारी यहाँ पर गई और यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रही है। तो आर्मेचर में कितनी करंट जाएगी, आर्मेचर में आ जाएगी 3 एम्पियर। यहाँ पर अगर हम इस नोड पर क्या लगाएंगे, KCL। ठीक है, KCL लगाने पर 5 एम्पियर यहाँ आई, 3 एम्पियर नीचे गई, 2 एम्पियर यहाँ आ गई। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपका नो लोड में जो आपकी फील्ड की करंट थी वो मैंने लिख दी है। जो फील्ड करंट है एट नो लोड वो कितनी आई मेरे भाई, वो हमारी आई है 2 एम्पियर, जो मैंने ऊपर निकाल के दिखा दिया आपको। बाकी नो लोड में आर्मेचर करंट IA1 लिखता हूँ, आर्मेचर करंट IA1 एट नो लोड कितनी होगी हमारी, ये हो जाएगी 5 - 2 विच इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, और नो लोड के टाइम पे बैक EMF भी निकाल लेते हैं, EB बैक EMF एट नो लोड। नो लोड के लिए NL लिख दिया, एट नो लोड पे हमारा बैक EMF क्या आएगा। देखिए बैक EMF क्या होता है मोटर के केस में, EB इज इक्वल टू V - IAR है। ठीक है, IA1 करता हूँ इसमें, R1 आर्मेचर का प्रतिरोध है। वोल्टेज कितनी है, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट है। करंट कितनी है, नो लोड करंट आपकी 3 एम्पियर है। 3 इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, आर्मेचर का प्रतिरोध है आपका 0.2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.6। 220 में से 0.6 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा आपका 219.4 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारी आपकी बैक EMF की वैल्यू आ गई नो लोड पर। अब हम देखेंगे आपका जब हमने फुल लोड लगा रखा है तब क्या होगा। देखिए सर्किट सेम ही होगा, बस फुल लोड में क्या है, फुल लोड में हमारी करंट 50 एम्पियर होगी। तो फुल लोड की बस करंट को हमने यहाँ पर चेंज करना है, बाकी सब सेम ही आएगा यहाँ पर से। एक मिनट, नहीं स्लाइड। देखिए अब यहाँ पर हम लोग कौन सा केस लेंगे, एट फुल लोड। देखिए फुल लोड पर क्या होगा, यहाँ पर फुल लोड पर हमारा बस वही है। बाकी यहाँ पर आप बैक EMF निकालेंगे, EB2 बैक EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, EB2 हो जाएगी आपकी V - IA2, जो आपकी सेकंड टाइम में यहाँ पर आर्मेचर में करंट जा रही है, IA2 इंटू R2 या फिर RA, जो आपका प्रतिरोध है आपका किसका, शंट का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप, यहाँ से करंट है आपकी, जो आर्मेचर में करंट जा रही है वो है आपकी 50 एम्पियर, ये 50 एम्पियर करंट जा रही। बाकी आर्मेचर का रेजिस्टेंस है 0.2, तो यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। तो ये आपकी वैल्यू थी आपकी 220। यहाँ पर करंट देखिए फुल लोड में करंट बढ़ गई, बस होगी 50 एम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू है आपकी 0.2, तो क्या हो जाएगा, ये होगा आपका 220 और ये
ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 210 वोल्ट। हमारी फुल लोड पे जो आपके बैक ईएमएफ की वैल्यू है ये इतनी आ गई, ठीक है। बाकी देखिए इसमें क्या दिया है हमें, क्या निकालना क्या है। देखिए अच्छा, इसमें हमें निकालना है कि आपका स्पीड निकालनी है। यहाँ पर देखिए फ्लक्स भी कम हो रहा है, फ्लक्स 3% कम हो आर्मेचर रिएक्शन की वजह से। तो देखिए यहाँ पर जो आपका फ्लक्स में कम हुई है 5.2, जो आपका सेकंड टाइम में फ्लक्स आया वो कितना आया आपका 3% कम हुआ। तो परसेंट को उठाऊंगा तो क्या लिखूंगा 0.97 टाइम ऑफ 5.1, 3% मतलब 0.03, उसको कम करा तो हमारा 0.97 आ गया। यहाँ पर आपने एक रिलेशनशिप याद करना जो आपको पता ही होगा, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है हमारे आपके डीसी के केस में, E इज इक्वल टू N∅, ठीक है। ये आपका डीसी का मोस्ट 2 फॉर्मूले फेमस है, ये ईएमएफ का और एक टॉर्क का। टॉर्क क्या होता है phi इंटू आई और ईएमएफ होता है N इंटू फाई। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमने निकालनी है स्पीड। स्पीड निकालनी है तो N क्या हो जाएगा, N इज इक्वल टू E अपॉन फाई, ठीक है। E अपॉन फाई ये हो जाएगा। यहाँ से हमें 2 स्पीड है, N2/N1 निकालना है। N2/N1 क्या हो जाएगा हमारा, N2/N1 हो जाएगा आपका EB2 सेकेंड टाइम में जो सॉरी यहाँ पर हो जाएगा N2/N1 तो EB2/E1 हो जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका phi1/phi2। बस यहाँ से इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारी वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें N2 की वैल्यू निकालनी है। तो यहीं पर सॉल्व करता हूँ। देखिए N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू लिखेंगे और बाकी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये वैल्यू थी हमारी EB2 माइनस EB1। EB2 की वैल्यू है 210 और EB1 की वैल्यू है 219.4। 219.4 ये हमारी EB1 की वैल्यू है। फ्लक्स की वैल्यू देखिए, फ्लक्स जो हमारा पहले टाइम में वो 1 है, सेकंड टाइम में आपका कम हो गए 3% कम हुआ है तो 0.97 हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपका पहली स्पीड में N1, नो लोड पे कितनी स्पीड में घूम रहा है आपका 1000 RPM में, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बस इसको अब आपने सॉल्व करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 984.6 RPM। कैलकुलेटर में इतना ही आ रहा है 984। देखिए आंसर नंबर बी इसी के आसपास आ रहा है, आंसर नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 केस दिए थे इसने। पहले हमने नो लोड पे हमने पहले यहाँ पर EB2 मतलब जो आपका बैक ईएमएफ इसकी वैल्यू निकाली। देन हमने आपके फुल लोड पर बैक ईएमएफ की वैल्यू निकाली है। देन यहाँ से क्योंकि इसने फ्लक्स की वैल्यू भी दी थी, वैसे नहीं देता है लेकिन इस बार दी थी फ्लक्स की वैल्यू, तो ठीक है हमने फ्लक्स की वैल्यू कंसिडर करा। देन आपका ईएमएफ का फॉर्मूला जो है वो देखा, ईएमएफ के थ्रू हमने यहाँ पर आपके स्पीड को रिलेट करा। देन यहाँ से N2/N1 आपका सेकंड टाइम में स्पीड अपॉन फर्स्ट टाइम में स्पीड का रेशियो लेकर इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इसको सॉल्व करा, ठीक है। तो आंसर हमारा ये आया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है हमें, इन अ 3-फेज ट्रांसफार्मर, एक हमारे पास 3-फेज ट्रांसफार्मर है, द ओपन डेल्टा जिसको हम वीवी कनेक्शन बोलते हैं, कैन बी सप्लाई व्हाट परसेंटेज ऑफ फुल लोड कैपेसिटी ऑफ डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर बैंक, ठीक है। अगर आपका डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर बैंक है उससे जो आपका वीवी कनेक्शन है वो कितना सप्लाई करेगा। वीवी मतलब इसका एक फेज ओपन हो गया तब कितना ये आपका सप्लाई करेगा, ये पूछ रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो हमारा जो डेल्टा बैंक होता है ना, डेल्टा बैंक की कैपेसिटी कैसे देखेंगे हम, कैपेसिटी मतलब वही पावर कैपेसिटी। तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी अगर मैं फेज़ में लिखूं तो S पावर ऑफ डेल्टा लिखता हूँ। पावर ऑफ डेल्टा हमारी हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ VP इंटू IP, ठीक है। फेज़ वोल्टेज के टर्म में लिखा है और हमें पता है कि डेल्टा के टाइम में आपकी लाइन वोल्टेज इक्वल टू फेज़ वोल्टेज होती है, ठीक है। ये बाकी अगर हम यहाँ देखेंगे और सेकेंड केस अगर हमारा यहाँ पर ओपन डेल्टा है, ओपन डेल्टा को आप VV कनेक्शन बोलते हैं। ओपन डेल्टा केस में जो हमारी लाइन वोल्टेज है ये आपका सिंगल फेज के से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर IP की वैल्यू ली है, फेज़ वैल्यू ली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी लाइन वोल्टेज होगी वो IP होगी सिंगल फेज के हिसाब से, ठीक है। तो ओपन डेल्टा की जो कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी ऑफ ओपन डेल्टा, ये हमारी होती है √3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर आपके क्योंकि VL IL बराबर है तो इसको भी चलो इसी के फॉर्म लिखता हूँ, 3 इंटू VL इंटू IP आपका फेज़ वोल्टेज है, L आपका लाइन वोल्टेज है। तो ये हो जाएगी √3 इंटू VL लाइन वोल्टेज के बराबर, और कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर से फेज़ के मेजर करेगा। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ, रेशियो हमारा क्या हो जाएगा आपका पावर ऑफ VV कनेक्शन अपॉन पावर ऑफ डेल्टा कनेक्शन विच इज़
नथिंग बट इक्वल टू √3 VLIP अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा आपका 3 VLIP। तो देखिए ये दो से ये दो कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। 1/√3 हमारा क्या होता है, वो होता है आपका 0.577 या इसको परसेंटेज में लिखें तो हमारा आ जाएगा 57.7%। वैसे भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू 57.7% होती है। आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा जो छठा क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है 50 हर्ट्ज 3 फेज। 50 हर्ट्ज का है हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर रन कर रही है आपकी 440 आरपीएम पर। ठीक है, 440 आरपीएम पर एट फुल लोड पर। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर एट द स्लिप ऑफ, देखिए क्या लिखा है, एट द स्लिप ऑफ 50% ऑफ द फुल लोड। 50% ऑफ फुल लोड पर हमें यहाँ पर फुल लोड स्लिप पर बताना है 50% पर। देखिए पूरी नहीं पूछी इसने, स्लिप का भी 50% पूछा है, तो ये एक इसमें आपके क्वेश्चन में ट्रिक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्लिप निकालेंगे। स्लिप कैसे निकालते हैं, स्लिप को निकालने के लिए हमें स्लिप क्या चाहिए, NS माइनस NR अपॉन NS हमारी स्लिप होती है। तो सबसे पहले NS चाहिए हमें। NS वो क्या होती है आपकी सिंक्रोनस स्पीड। NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। ठीक है, 120 F अपॉन P। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 120। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 है और ये है आपके कितने पोल की है, शायद मिस हो गया, यहाँ पर 4 पोल होगा, 4 पोल। ठीक है, तो ये हमारी 4 पोल की मशीन है, तो ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा हमारा, ये आएगा आपका 1500 आरपीएम। ठीक है, तो हमारी मशीन की सिंक्रोनस स्पीड आ गई 1500 आरपीएम। बाकी NR जो रोटर की स्पीड दी है, रोटर कितने घूम रहा है 1440 आरपीएम पर ये। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप स्लिप की वैल्यू निकालेंगे फुल लोड पर, स्लिप की, स्लिप एट फुल लोड S एट FL। ठीक है, स्लिप एट फुल लोड क्या हो जाएगा NS माइनस NR अपॉन NS। ठीक है, इंटू 100 कर देते हैं, परसेंटेज स्लिप निकल जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1500 माइनस 1440 अपॉन 1500 इंटू 100। तो ये कितना आ जाएगा 60। ये आ जाएगा आपका एक और जीरो, एक जीरो ये तो 6000 और ये आपका 15 चौको 60। तो हमारी यहाँ पर 4% स्लिप आ गई। या फिर इसको ऐसे देखें तो 0.04 आ गया अगर अपने परसेंटेज नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हमारी स्लिप की वैल्यू आ गई। देखिए लेकिन क्या पूछता है इसने, स्लिप पूछा है 50% पर। स्लिप एट 50% जो हमारी न्यू स्लिप है, न्यू स्लिप उसको एस डेस कर देता हूँ। 50% मतलब आपका इसका 1/2, 50% मतलब 1/2 पूछ रहा है, 1/2 टाइम्स ऑफ 0.04। तो 50% इसका कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.02। तो यहाँ पर हमें स्लिप की वैल्यू आ गई 0.02। अब हमें पूछा उस टाइम पर रोटर की फ्रीक्वेंसी बतानी है। तो देखिए रोटर की फ्रीक्वेंसी FR कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी जो स्लिप है S टाइम्स ऑफ रियल फ्रीक्वेंसी F। तो ये आपकी 0.02 इंटू क्या आ जाएगा आपका रियल फ्रीक्वेंसी 50। तो 5 दूनी 10, ये आ जाएगा आपका 1 हर्ट्ज़। तो आंसर क्या आएगा 1 हर्ट्ज़। देखिए इसने पहला ऑप्शन 2 हर्ट्ज़ भी दिया था, अगर आपने इसको यहाँ से कन्वर्ट नहीं करा तो 5 चौको 20, ये आंसर 2 ही हर्ट्ज़ आता। ठीक है, यहाँ पर इसने बस यही पूछा था कि आपकी 50% स्लिप में आपने निकालनी है वैल्यू। ठीक है मेरे भाई, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपका व्हाट इज़ द मेन कॉज। मेन कॉज बताना है कॉगिंग का। कॉगिंग क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ अ सिंक्रोनस, मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ अ इंडक्शन मोटर। ठीक है, जहाँ पर आपका रोटर और आपका स्टेटर टीथ आपस में चिपक जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच में आपकी कॉगिंग होती है। ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। कहाँ पूछ रहा है आपका 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में। देखिए 3 फेज स्क्वायरल केज में इंडक्शन कॉगिंग का मुख्य कारण क्या है, पूछा है आपका हाई स्टार्टिंग वोल्टेज। सेकंड दिया है इक्वल और इंटीग्रल रेशियो ऑफ स्टेटर और रोटर टीथ। थर्ड दिया आपका ओपन सर्किट इन रोटर फेज। और फोर्थ दिया आपका अनबैलेंस 3 फेज सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैंने अभी बताया जो कॉगिंग होती है वो मैग्नेटिक लॉकिंग होती है, जिसमें आपके रोटर के जो टीथ हैं या रोटर के स्लॉट हैं वो आपके स्टेटर के स्लॉट के साथ अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। ये कॉगिंग जो होती है उसमें हमारे जो नंबर ऑफ रोटर स्लॉट हैं, क्या कैसे लिखूँ आपका नंबर ऑफ जो आपके स्लॉट हैं, किसमें नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट लिखता हूँ। स्टेटर स्लॉट अगर इक्वल है या फिर इंटीग्रल टर्म है, मतलब 2 टाइम्स है या 3 टाइम्स है, किसके आपके रोटर स्लॉट के, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा कॉगिंग आ जाएगा, मतलब मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। ये फंस के करेगा, जिसके कारण इसके बीच का जो आपका रिलक्टेंस है उसकी कमी आएगी। रिलक्टेंस में कमी अगर आएगी तो ये आप आपस में अलाइन
हो जाएंगे, जिसके कारण इनको स्टार्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तब आपकी मोटर यहाँ पर स्टार्ट नहीं होगी। तो कॉगिंग के कारण हमारा इसमें क्या होता है, हमारी मोटर स्टार्ट नहीं होती है। तो देखिए इसको हम लोग दूर करने के लिए हम लोग स्क्यूड बार का यूज़ करते हैं। देखिए अगर आपने देखा होगा तो हमारा ये होता है, आपके मोटर मैंने बनाई है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा आउटर पार्ट है और ये आपका इनर आपका रोटर है। ठीक है, अगर रोटर के यहाँ पर ये टर्मिनल इस टाइप से लगे हैं, ये सीधे सीधे इसके स्लॉट हमने ऐसे लगा रखे हैं सीधे, ठीक है, और इनके स्लॉट की वैल्यू इसके बराबर भी है। तो हम यहाँ पर चेंज करने के लिए करते क्या है, हम लोग इसको स्क्वीड बार मतलब तिरछा लगाते हैं ये, ताकि आपस में कनेक्ट ना हो। ठीक है, ये हम लोग करते हैं इसके इस स्टेटर या इसके हम लोग स्क्वीड बार में लगाते हैं और एंड रिंग से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं इनको। ठीक है, हम लोग स्क्वीड बार का यूज़ करके या स्क्वीडिंग का यूज़ करके यहाँ पर इसको कॉगिंग को एलिमिनेट करते हैं, ताकि यहाँ पर मैग्नेटिक लॉकिंग ना हो, जिसके कारण आपके रोटर और स्टेटर के आपके टीथ आपस में चिपके ना और मोटर स्टार्ट होने से मतलब चाहे मोटर स्टार्ट ना हो। ठीक है, इसको हम एलिमिनेट करते हैं इसके थ्रू। अगला देखते हैं, अगला हमें दिया है आपका टू सिंगल फेस ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। दो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेट हो रहे हैं। शेयर लोड प्रपोर्शन टू देयर केवीए रेटिंग। ठीक है, अपने लोड प्रपोर्शन में आप केवीए रेटिंग में कब करेंगे ये पूछ रहा है। पहला दिया है आपका केवीए रेटिंग आर आइडेंटिकल, नहीं। सेकेंड दिया है आपका परसेंटेज इम्पिडेंस आर इक्वल एंड हैव द सेम एक्स बाई आर रेशियो, बिल्कुल सही, ये आंसर है। अगला देख लेते हैं, टर्न रेशियो इज स्लाइटली डिफरेंट, नहीं। आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए हमें अगर यहाँ पर लोड शेयरिंग करनी है आपके, तो ये हमारे किसकी होती है, आपके केवीए रेटिंग अगर प्रोपोर्शनल हमें आपका लोड शेयरिंग करनी है, तो हमारी इंपीडेंस की वैल्यू है ना, जो पर यूनिट इंपीडेंस की वैल्यू है वो मस्ट बी इक्वल। मतलब आपका जो जेड पी यू है पहले वाले का, वो आपके जेड पी यू सेकेंड वाले के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इस केस में हमारा वैलिड होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमसे इससे क्या होगा, हमारी जो सर्कुलेटिंग करंट है वो फ्लो नहीं होगी। ठीक है, जो आपकी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, इसके कारण यहाँ पर वेक्टर में जो वेक्टर फेस करंट है उसमें डिफरेंस आ जाता है, सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्स बाई आर का रेशियो बोथ हमें ट्रांसफार्मर में सेम करते हैं, ताकि यहाँ पर कोई भी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो ना हो, इसलिए यहाँ पर हम एक्स बाई आर का रेशियो भी सेम करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारा कोई भी सर्कुलेटिंग करंट हमारी फ्लो नहीं होती है जो आपके ट्रांसफार्मर को डैमेज ना करे। अगला देखते हैं, अगला दिया है मेरा इन अ सेलिएंट पोल। एक हमारे पास सेलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर है, डायरेक्ट एक्सेस रिएक्टेंस जिसको आप एक्सडी बोलते हैं, वो ज़्यादा क्यों होता है पूछ रहा है, क्वाड्रेचर एक्सेस रिएक्टेंस के। ठीक है, जो एक्स क्यू से ज़्यादा क्यों होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर आपने सिंक्रोनस मोटर का आपने सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर का डायग्राम देखा होगा तो आप उससे ईजिली समझ जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने बना रखा है रोटर। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये आपका स्टेटर बना है, लिख भी देता हूँ, स्टेटर फ्रेम है, स्टेटर है, आउटर पार्ट है, इसका रोटर किस टाइप का होता है। देखिए रोटर हमारा इस टाइप का बना होता है ये। ठीक है, सेलिएंट टाइप का होता है, मतलब उभरा हुआ होता है आपके पोल के पास से। ये थोड़ी मेरी आर्ट इसमें ऐसी लग रही है, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये नॉर्थ और साउथ, ये आपके दो पोल मैंने इसमें आपका 2 पोल का रोटर बना रखा है सिंपल कंस्ट्रक्शन के लिए। देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हम लोग आपका ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ये और ये। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जो पार्ट हमारा ये जो पोल के एक्सेस के सीध पे होता है उसको हम बोलते हैं डी एक्सेस। ये क्या है आपका डी एक्सेस विच इज डायरेक्ट एक्सेस। और जो इसके इन दोनों पोलों के बीच का वाला पार्ट होता है ये, इसको हम बोलते हैं आपका क्वाड्रेचर एक्सेस, जो आपका 90 डिग्री में होता है, क्यू एक्सेस। तो ये पूछ रहा है यहाँ पर जो आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस है एक्स डी, इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा क्यू होती है एक्स क्यू से, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए सिंपल से कैसे समझते हैं इसको, यहाँ पर आप लोग इसको देखेंगे क्योंकि सेलिएंट पोल का जो हमारा एयर गैप होता है ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक मिनट, देखिए यहाँ पर हमारा एयर गैप कम है इधर पर जहाँ पर पोल है, देन यहाँ पर देखिए एयर गैप बढ़ रहा है, ये एयर गैप बढ़ रहा है, ये एयर गैप बढ़ रहा है, फिर देखिए पोल आया, यहाँ पर एयर गैप कम हो गया। तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। और कहाँ पर जो आपका एयर गैप है ये हमारा अलॉन्ग द ये आपके पोल के एक्सेस, ये अलॉन्ग द डी एक्सेस हमारा मिनिमम होता है। देखिए डी एक्सेस में क्या है, यहाँ पर कम है ना, हमारा एयर गैप यहाँ पर कम है, एयर गैप हमारा डी एक्सेस पे कम होता है, और क्यू एक्सेस पे देखिए मैक्सिमम एयर गैप है, तो एयर गैप यहाँ पर मैक्सिमम होता है, एयर गैप हमारा मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या है समझे, एयर गैप यहाँ पर अगर कम है तो यहाँ पर से हमारा जो मैग्नेटिक रिलक्टेंस है उसकी वैल्यू कम होगी।
ठीक है। यहाँ पर से रिलेक्टेंस की वैल्यू कम होगी, रिलेक्टेंस की वैल्यू कम होने से जो आपका एक्स डी है इसकी वैल्यू हमारी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ्लक्स ज़्यादा जनरेट करेगा, तो डेट्स वाई एक्स डी की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा होगी। और यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है, एयर गैप ज़्यादा होने से हमारा क्या होगा, यहाँ पर एयर गैप ज़्यादा है तो रिलेक्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिसके कारण यहाँ पर एक्स क्यू जो आपका सिंक्रोनस रिएक्टेंस क्वाड्रेचर एक्सेस पे है उसकी वैल्यू कम होगी। ये इसका मेन कारण होता है। तो क्या होता है आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सेस पाथ लेस लार्जर देन एयर गैप, नहीं। ये हो जाएगा क्वाड्रेचर फ्लक्स पाथ है स्मॉलर एयर गैप, नहीं। रिलेक्टेंस अलोंग द डायरेक्ट एक्स, बिल्कुल आंसर नंबर सी। देखिए क्या दिखा है, रिलेक्टेंस अलोंग द डायरेक्ट एक्सेस इज स्मॉलर, जो डी एक्सेस है उसमें रिलेक्टेंस कम है ड्यू टू स्मॉलर एयर गैप, बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा एक्स डी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स क्यू। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, एक 230 वोल्ट की डीसी सीरीज मोटर है, वो डिलीवर्स अ टॉर्क टी एट अ आर्मेचर करंट ऑफ 20 एम्पियर। इफ द आर्मेचर करंट इज रिड्यूस बाय 10 एम्पियर अज्यूमिंग द सैचुरेशन इज नॉट रीच द न्यू टॉर्क विल बी। ठीक है, मतलब इसने क्या कहा, क्या है, डीसी मोटर है जिसका आपका टॉर्क टी है, करंट आपका 20 एम्पियर ले रही है, अगर हमने इसका करंट कम कर दिया 10 एम्पियर कर दिया और सैचुरेशन नहीं हो रहा तो उस टाइम पे हमें बताना है टॉर्क क्या होगा। देखिए इसको इजीली आप समझ सकते हैं, अगर आपने सैचुरेशन नहीं लिया है, अगर बिफोर सैचुरेशन करता हूँ, ठीक है, बिफोर सैचुरेशन, अगर सैचुरेशन नहीं हुआ है तो यहाँ पर से जो हमारा फ्लक्स है वो आपके करंट के प्रोपोर्शनल होता है, फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू आई ए। बाकी टॉर्क इक्वेशन आपको पता है, टॉर्क इक्वेशन क्या होती है, टॉर्क इज इक्वल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। तो यहाँ से फ्लक्स इसके प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए इंटू आई ए विच इज़ इक्वल टू आई ए स्क्वायर। तो अल्टीमेटली क्या कहेंगे, हमका टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए का स्क्वायर, ठीक है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा टॉर्क। देखिए अब इसमें हमने क्या दिया है, टॉर्क T2 बाई T1 निकालते हैं, सेकंड केस में टॉर्क निकालना है, पहले केस का टॉर्क दिया है तो इसी फॉर्मूले से करते हैं आपका आई ए वन कर देता हूँ, पहले वाले केस में IA2 बाई IA1 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमें T2 इसकी वैल्यू निकालनी है टॉर्क सेकंड टाइम में, तो ये क्या हो जाएगा IA2 बाई IA1। IA2 की वैल्यू क्या है, सेकंड टाइम में हमारा करंट कम होकर 10 एम्पियर हो गया, पहले केस में आपको 20 एम्पियर था, इसका स्क्वायर करना है, और ये टॉर्क की वैल्यू है T, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 इंटू टी, 1/4 इंटू टी। अच्छा आंसर ऐसे नहीं दिया है, तो 1/4 क्या होगा आपका, 1/4 होगा 0.25, तो 0.25 टाइम्स ऑफ टॉर्क। तो सेकंड टाइम में टॉर्क आपके पहले का 1/4 हो जाएगा जब आपका करंट कम करेंगे, क्योंकि स्क्वायर के हिसाब से आपका कम होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। अगला देखते हैं कि आपका व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन का इफेक्ट क्या होगा इन अ डीसी जनरेटर अंडर लैगिंग पावर फैक्टर लोड कंडीशन, ठीक है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड कंडीशन पर हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी ये बता। तो देखिए पहला दिया आपका क्रॉस मैग्नेटाइजिंग ओनली, सेकंड दिया आपका मैग्नेटाइजिंग ओनली, थर्ड दिया आपका डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, और फोर्थ से दिया आपका डीसी जनरेटर सप्लाइज डीसी पावर फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपने देखना है जो डीसी सिस्टम है वो आपका किस में है, आपको पता होगा। देखिए जो हमारा डीसी सिस्टम होता है इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डीसी सिस्टम में हमारी फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 0। तो डीसी सिस्टम में हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या है, 0, फ्रीक्वेंसी 0 है, इसलिए आपका फेज एंगल और आपका पावर फैक्टर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पावर फैक्टर कॉन्सेप्ट या फेज एंगल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 है डीसी के केस में। और आपके डीसी के केस में क्या पता है, आपके डीसी के केस में जो आर्मेचर रिएक्शन होती है, आर्मेचर रिएक्शन जनरली हम लोग डीसी जनरेटर की बात करते हैं, तो इसमें क्या होती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है। कहाँ पर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है हमारी आपके मेन पोल टिप पर, मेन पोल सेंटर पर, और आपकी डीमैग्नेटाइजिंग होती है आपकी ब्रश पर, ठीक है, डीमैग्नेटाइजिंग होती है आपकी कहाँ पर, ब्रश शिफ्ट पर, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक सैचुरेशन बोल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा आंसर, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग नहीं, मैग्नेटाइजिंग नहीं, डीमैग्नेटाइजिंग एंड क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ये आंसर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आंसर आएगा आंसर नंबर डी। देखिए ये इसमें ट्रिक है, क्योंकि डीसी जनरेटर में आपके पावर फैक्टर होता ही नहीं है, इसके कारण ये सिर्फ आपका डीसी पावर को सप्लाई करेगा, पावर फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल। ये मैंने यहाँ पर डाला था इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, आंसर नंबर डी। अगला देखते हैं, दिया है आपका अ 3 फेज ऑल्टरनेटर हैज़ अ पिच फैक्टर, पिच फैक्टर केपी की वैल्यू है
के पी ऑफ कॉस 15 डिग्री है, व्हाट इज़ द शॉर्ट पिच एंगल, शॉर्ट पिच एंगल अल्फा की वैल्यू बतानी है फॉर द आर्मेचर कॉइल, उस आर्मेचर कॉइल के लिए अल्फा की वैल्यू बतानी है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपने पिच फैक्टर पता होगा आपको, PITCH ना, पिच फैक्टर। देखिए यहाँ से पिच फैक्टर क्या होता है हमारा KP, इसका फॉर्मूला पता है आपको, कॉस अल्फा बाई 2। अगर n टर्म मतलब आपके n नंबर की बात करें तो n अल्फा बाई 2, लेकिन यहाँ पर अल्फा बाई 2 से ही हो जाएगा क्योंकि इसने बात नहीं करी है बाकी की। तो कॉस अल्फा बाई 2, और यहाँ पर अल्फा क्या है बताइए आपको, कॉर्डिंग एंगल, कि जिस एंगल से आपने कॉर्डिंग करी है, कॉर्डिंग मतलब शॉर्ट पिच करना, ठीक है, कॉर्डिंग एंगल होता है, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो हमें दिया क्या है, देखिए हमें खुद ही गिवन है, जो KP की वैल्यू है, KP की वैल्यू है हमारी कॉस 15 डिग्री, ठीक है, ये हमारी वैल्यू पता है, जो किसके बराबर होगी आपकी, कॉस अल्फा बाई 2 के बराबर। तो यहाँ से कॉस कट गया, ये अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो अल्फा की वैल्यू कॉर्डिंग एंगल की वैल्यू आ गई 30। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आंसर नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे हमारा ट्रांसफार्मर का आ गया, दिया आपका इन अ ट्रांसफार्मर 0 वोल्टेज रेगुलेशन इज पॉसिबल एट, 0 वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर में कहाँ पर पॉसिबल है, UPF में, जहाँ को इसको यूनिटी पावर फैक्टर बोलते हैं, सेकंड है आपका लैगिंग पावर फैक्टर में, थर्ड है आपका लीडिंग पावर फैक्टर में, और फोर्थ दिया है एनी पावर फैक्टर में। देखिए अगर आपने यहाँ पर पढ़ा होगा तो आपका यहाँ पर वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला, जो अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है वो होता है आपका VR cos फाई प्लस माइनस VX साइन फाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्लस साइन है, प्लस साइन किसके लिए दिखाता है, ये आपका दिखाता है आपका लैगिंग पावर फैक्टर के लिए, ठीक है, ये आपका लैगिंग के लिए आता है, और आपका नेगेटिव साइन किसके लिए आता है, ये आपके लिए आता है लीडिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखिए पॉजिटिव वाले के केस में क्या होगा, पॉजिटिव वाले के केस में हमेशा मतलब जब आपका लैगिंग पावर फैक्टर है वो आपका पॉजिटिव केस है, और पॉजिटिव के केस में हमारा वोल्टेज रेगुलेशन हमारा क्या आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, वोल्टेज रेगुलेशन ऑलवेज हमारा पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपके लीडिंग के टाइम में क्या होगा, हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन तीनों आ सकते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, और आपका जीरो भी आएगा। तो इस केस में हमारे पास जीरो, तीनों ही आपके वोल्टेज रेगुलेशन आ सकते हैं। तो यहाँ पूछा है कि आपका जीरो पावर फैक्टर कहाँ होगा, ये होगा सिर्फ आपका लीडिंग पावर फैक्टर के केस में। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर सी, लीडिंग पावर फैक्टर ओनली। लीडिंग पावर फैक्टर में हमारा पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है, और जीरो आता है, ठीक है, जबकि आपका लैगिंग में हमेशा पॉजिटिव आपका वोल्टेज रेगुलेशन आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया आंसर, आंसर नंबर सी। अगला देखते हैं, दिया है आपका द फेज इनपुट ऑफ 3 फेज 50 हर्ट्ज 6 पोल इंडक्शन मोटर इस 50 किलोवाट, ठीक है, इनपुट 50 किलोवाट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। देखिए स्टेटर में लॉसेज हैं आपके 1 किलोवाट के लॉस हो गए। द टोटल मैकेनिकल लॉसेज मतलब फ्रिक्शन और विंडेज 1.5 किलोवाट है। मोटर रन कर रही है आपकी 960 RPM में। तो हमें बताना है कैलकुलेट द आउटपुट पावर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए आउटपुट पावर बतानी है हमें मोटर की। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है, अगर मैं इसमें दिखाऊँ तो आपका अगर आप ऐसे देखेंगे सर्किट डायग्राम से तो इसे बताते हैं, ठीक है। ये आपकी इनपुट है, इनपुट यहाँ पर दिया है। यहाँ पर क्या हुआ, स्टेटर में लॉस हुए, स्टेटर में हमारे लॉस हुए। स्टेटर में हमारे कौन से लॉस होते हैं, स्टेटर में स्टेटर कॉपर लॉस और स्टेटर रोटर लॉस होते हैं। देन यहाँ पर हमारी पावर आती है जिसको हम बोलते हैं एयर गैप पावर PG, या फिर आपको जो आपकी इनपुट पावर होती है रोटर के लिए, रोटर इनपुट पावर, ठीक है। ये आपकी रोटर में गई। रोटर में हमारे होते हैं, रोटर में लॉसेज होते हैं, जनरली हम यहाँ पर कॉपर लॉस से कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर से जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है हमारी डेवलप्ड पावर PD, ठीक है। डेवलप्ड पावर में यहाँ पर हमारे मैकेनिकल लॉसेस माइनस होते हैं जो आपके फ्रिक्शन और विंडेज है। देन हमारे यहाँ पर ग्रॉस पावर या नेट पावर अब मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी इनपुट पावर है Pin, इनपुट पावर की वैल्यू हमें क्या दी है, वो है आपकी 50 किलोवाट। 50 किलोवाट हमारी इनपुट पावर है। देखिए यहाँ पर आपका स्टेटर में लॉस हो रहे हैं, ठीक है। स्टेटर में लॉस होकर जो पावर आएगी वो क्या आएगी, एयर गैप पावर या फिर आपका रोटर इनपुट पावर, ठीक है। इसको PG लिखता हूँ। PG क्या है आपकी एयर गैप पावर या रोटर इनपुट पावर, विच इज़ क्या हो जाएगी, इनपुट पावर में से आप स्टेटर के लॉस P ऑफ स्टेटर माइनस कर दो, P ऑफ स्टेटर। इनपुट पावर कितने मेरे भाई, इनपुट पावर दी है 50 और स्टेटर लॉस कितने हो रहे हैं, स्टेटर लॉस हो रहे हैं आपके 1 किलोवाट के। 50 में से हम 1 किलोवाट कम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 किलोवाट, ठीक है। बाकी यहाँ से हम लोग एक बार चलो स्लिप भी निकाल देते हैं। स्लिप निकालने के लिए हमें पहले NS की स्पीड चाहिए। क्या है आपका 50 हर्ट्ज है और 6 पोल है, ठीक है। तो देखिए NS की वैल्यू निकालते हैं, सिंक्रोनस स्पीड।
एन एस इज इक्वल टू, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारे इसके बीच में आपका रिलेशन होता है आपका मैकेनिकल पावर या डेवलप्ड पावर के बीच में। डेवलप्ड पावर क्या होती है हमारी, डेवलप्ड पावर होती है आपकी 1 माइनस एस टाइम्स ऑफ एयर गैप पावर पी जी। तो यहाँ से हमें पहले एस की वैल्यू चाहिए। एस की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, एस की वैल्यू के लिए हमें एन एस माइनस एन आर करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर पहले सिंक्रोनस स्पीड चाहिए, देन रोटर स्पीड चाहिए, उसको हम लोग डिवाइड करके स्लिप की वैल्यू निकालेंगे। जब हमारी पीजी की वैल्यू आ जाएगी, पीजी की वैल्यू से हमें मैकेनिकल लॉसेस माइनस करेंगे, देन यहाँ पर हमारी आउटपुट पावर जो हमें बतानी वो मिलेगी। ठीक है, इसलिए हम पहले यहाँ पर स्लिप की वैल्यू निकालना है। तो स्लिप के लिए पहले मैं यहाँ पर एन एस मतलब सिंक्रोनस स्पीड की वैल्यू निकालना हूँ। तो 60 आपको 6 पोल किया ना, बस 120 इंटू 50 हर्ट्ज है और 6 पोल है। ठीक है, 6, तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12, 2 और 0 20, ये आ जाएगा 1000 आरपीएम, 1000 आरपीएम यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई। तो देखिए स्लिप की वैल्यू निकालते हैं। स्लिप क्या हो जाएगा, एन एस माइनस एन आर, एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ये हमारी यहाँ पर स्लिप की वैल्यू आ गई। तो एन आर की वैल्यू दी है, देखिए बिल्कुल एन आर की वैल्यू दी है 960, तो ये क्या आ जाएगा 1000 माइनस 960 अपॉन 1000, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 40 अपॉन 1000। 40 अपॉन 1000 क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये आएगा आपका 0.04। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर स्लिप की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ग्रॉस जो आपकी मैकेनिकल पावर है, इसको डेवलप पावर लिख रहा हूँ मैं, पी या पी लिख सकते हैं आप। क्या आता है ये 1 माइनस एस पी जी। ठीक है, ये रिलेशन होता है 1 माइनस एस पी जी, ये याद कर लीजिएगा। तो 1 माइनस स्लिप की वैल्यू है 0.04 और पी जी की वैल्यू कितनी है, पी जी है आपकी 49, एयर गैप पावर या रोटर इनपुट की वैल्यू है 49। तो इसको हम लोग करेंगे तो आपका आएगा आपका 49 से अंदर चला जाएगा, ये आएगा आपका 47.04 किलोवाट। ठीक है, ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई डेवलप्ड पावर की। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, देन यहाँ से ये पी डी की निकाल दी। अब हमने मैकेनिकल लॉसेस दिए, कितने, मैकेनिकल लॉस है 1.5, तो ये आपकी 1.5 किलोवाट। बस इसमें से मैकेनिकल लॉस माइनस करके हमारी यहाँ पर आउटपुट पावर आ जाएगी। तो यहीं पर करता हूँ मैं आपको, आउटपुट पावर क्या आ जाएगी, आउटपुट पावर आ जाएगी आपकी डेवलप्ड पावर या मैकेनिकल पावर में से हम लोग यहाँ पर आपके विंडेज लॉसेस या फ्रिक्शन लॉसेस, मैकेनिकल लॉसेस लिखा है, मैकेनिकल करता हूँ, इसको माइनस करेंगे। तो ये होगा आपका 47.04 में से माइनस करेंगे आपका 1.5, 47.04 में से 1.5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 45.54 किलोवाट। तो ये हमारा आंसर आएगा आपका 45.54 किलोवाट। आंसर नंबर बी बिल्कुल सही है। बस आपको इसका जो आपका फ्लो डायग्राम है, पावर फ्लो डायग्राम, वो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर किससे क्या माइनस होता है, और आपका रिलेशनशिप जो आपका एयर गैप पावर और आपका डेवलप्ड पावर में ये। ठीक है, बाकी अभी रोटर कॉपर लॉस नहीं दिए थे, वरना रोटर कॉपर लॉस दिए होते तो इसमें एक और रिलेशनशिप होता है एसपीजी, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता वरना। ठीक है, हम लोग रोटर कॉपर लॉसेस के लिए स्लिप टाइम मल्टीप्लाई करते हैं आपका एयर गैप पावर में, तो हमारे रोटर कॉपर लॉस ये देता है। खैर आगे देखते हैं, दिया है आपका द वी कर्व ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर में जो वी कर्व है वो रिलेशनशिप किसके बीच में दिखाता है, पहला है आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर, सेकंड है आपका फील्ड करंट और पावर फैक्टर, थर्ड दिया है आपका आर्मेचर करंट और आपका फील्ड करंट, और फोर्थ दिया है आपका टॉर्क और स्पीड। तो देखिए अगर आपने यहाँ पर वी कर्व देखा है तो वी कर्व आपका सिंपल इस टाइप से बनता है। ठीक है, ये क्योंकि इसका जो आपका शेप होता है ये वी टाइप से होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं वी कर्व। देखिए ये इस टाइप से बनता है, ये है हमारा वी कर्व, ये आपका नॉमिनल एक्साइटेशन जिसको आप यूपीएफ बोलते हैं। तो ये किस किस के बीच में बनता है, ये आपका आर्मेचर करंट और आपका फील्ड एक्साइटेशन, ये आई ए यहाँ पर होता है आर्मेचर करंट, और ये होता है आपका फील्ड एक्साइटेशन आई एफ। ठीक है, फील्ड करंट भी लिखते हैं आई एफ या ई एफ लिख सकते हैं। तो इसके बीच में हमारा वी कर्व बनता है। ठीक है, जिसमें आपका वाई एक्सेस में हमारा आपका आर्मेचर करंट होता है और आपका आई एफ जो आपका होता है ये एक्स एक्सेस में होता है। ठीक है, बाकी आपका एक और कर्व इसमें होता है, वो होता है आपका इन्वर्टेड वी कर्व। इसका आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, इन्वर्टेड वी कर्व मतलब उल्टा वी कर्व। देखिए ये इस टाइप से बनता है ये। अब ये किस किस के बीच में बनता है, ये हमारा पावर फैक्टर, यहाँ पर हमारा पावर फैक्टर आता है जिसको आप cos 5 बोलते हैं, और यहाँ पर हमारा बनता है आपका फील्ड करंट के बीच में आई एफ। ठीक है, तो ये भी याद कर लीजिएगा आप। आगे देखते हैं, आगे है हमारा व्हाट इज़ द ड्यूटी
ठीक है, इसमें हमें पूछा है व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ टर्सरी वाइंडिंग, हमें टर्सरी वाइंडिंग की ड्यूटी बतानी है इन अ 3 फेज स्टार स्टार कनेक्टेड पावर ट्रांसफार्मर। जो आपका 3 फेज स्टार स्टार कनेक्टेड पावर ट्रांसफार्मर है, इसमें टर्सरी वाइंडिंग का उपयोग क्यों होता है ये पूछ रहा है। पहला दिया है टू इंक्रीज द सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज, सेकेंड दिया है टू प्रोवाइड अ पाथ ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट एंड स्टेबलाइज न्यूट्रल, थर्ड दिया है आपका टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी, फोर्थ दिया है आपका टू इम्प्रूव इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या होता है हमारा, हम पहले तो हम स्टार स्टार कनेक्शन यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है, स्टार स्टार कनेक्शन में हमारी फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है, FLO8TING, फ्लोटिंग न्यूट्रल की हमारी प्रॉब्लम होती है। फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम मतलब जो हमारे न्यूट्रल है ये हमेशा फ्लोट करता है, मतलब एक कॉन्स्टेंट नहीं बना रहता है। मतलब आपको अगर मैं दिखाऊँ तो देखिए ये हमारे आपके वेक्टर डायग्राम है, 120 डिग्री आपके ये शिफ्ट है, ठीक है। ये हमारे 120 डिग्री से शिफ्ट है, माना वोल्टेज लेते हैं VR, VY और VB, ठीक है। ये हमारी वोल्टेज है। अगर देखिए यहाँ पर ये इसका न्यूट्रल है, लेकिन ये आपके न्यूट्रल करता क्या है, ये अपनी जगह पर घूमता है। कैसे आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये इतना जो पोर्शन है यहाँ पर ये आपका घूमते रहता है। न्यूट्रल कभी यहाँ आएगा, देन कभी इधर, देन कभी यहाँ, ऐसे करके ये अपनी इस पोजीशन पर फ्लोट करता है। इसलिए यहाँ पर फ्लोटिंग न्यूट्रल की प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम यहाँ पर न्यूट्रल आपका स्टार स्टार कनेक्शन यूज़ नहीं करते। अगर यहाँ पर आएगा न्यूट्रल तो इसके से क्या होता है, हमारे जो यहाँ पर करंट है उसमें अनबैलेंसिंग आती है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर टर्म फिर वो वेक्टर जो बनेगा वो ऐसे बनेगा यहाँ और ऐसे। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे करंट में हार्मोनिक्स बनते हैं, ठीक है। करंट में हार्मोनिक्स बनते हैं और यहाँ पर आपके कोई भी आपकी न्यूट्रल के लिए स्टेबलाइज पाथ नहीं बनता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर हार्मोनिक करंट फ्लो होती है इसके अंदर। और हार्मोनिक करंट फ्लो होने के कारण, क्योंकि इसमें कोई पाथ नहीं होता हार्मोनिक करंट को फ्लो कराने का, तो ये आपको करंट में दिक्कत करता है, ठीक है। तो इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आपका स्टार स्टार कनेक्शन जो होता है अगर ये ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है, स्टार स्टार कनेक्टेड अगर विदाउट ग्राउंडेड है तो यहाँ पर इसमें हार्मोनिक करंट या इसमें फ्लो नहीं होती है, ठीक है, जिसके कारण जो हमारा इसमें डिस्टॉर्शन आता है फेज वोल्टेज में। देखिए ये जो फेज वोल्टेज है ये कभी कम, ये वाली ज़्यादा, ये वाली ज़्यादा, ये कम, ऐसे जब घूमता है तो उसके हिसाब से होती है। तो इसी को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ पर डेल्टा कनेक्टेड की टर्सरी वाइंडिंग लगाते हैं। जो हमारी टर्सरी वाइंडिंग होती है हमेशा हम लोग किस कनेक्शन में लगाते हैं, डेल्टा कनेक्शन में। क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन में कैसे, ये देखिए डेल्टा कनेक्शन ये होता है आपका एक क्लोज पाथ प्रोवाइड करता है। क्लोज पाथ प्रोवाइड करने से जो हमारा थर्ड हार्मोनिक करंट है वो इसके अंदर ही आपका सर्कुलेट करता है, ताकि यहाँ पर आपका कोई भी आपके बाहर पर इसके आपके हार्मोनिक ना जाए, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर टर्सरी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पर जो थर्ड हार्मोनिक करंट है इसमें फ्लो हो जाए और साथ ही साथ ये आपके स्टेबलाइजिंग न्यूट्रल प्रोवाइड करे। जो न्यूट्रल यहाँ वहाँ जा रहा है ये यहाँ वहाँ ना जाए, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, टू प्रोवाइड पाथ ऑफ थर्ड हार्मोनिक करंट एंड स्टेबलाइज द न्यूट्रल, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया है आपका इन स्विनबर्न्स टेस्ट द DC मशीन द कांस्टेंट लॉसेज आर डिटरमाइन। देखिए जो स्विनबर्न टेस्ट है हमारे DC मशीन में वो कहाँ पर किया जाता है ये पूछ रहा है, सिंपल, फुल लोड पर, हाफ लोड पर, नो लोड पर या ओवर लोड पर। देखिए जो हमारा स्विनबर्न टेस्ट है ये हमारी पहले बता देते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये हमारी इनडायरेक्ट मेथड होती है, इट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टेस्टिंग। ये हमारी इनडायरेक्ट मेथड है टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर कि इसमें क्या करते हैं, ये हमारा इसमें मशीन को हम नो लोड पे चलाते हैं, मशीन एट नो लोड कंडीशन पे हम लोग वर्क करते हैं। तो आंसर तो हो जाएगा आंसर नंबर सी, नो लोड पे चलाते हैं। देखिए बाकी इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें कांस्टेंट लॉसेस फाइंड करते हैं, ठीक है। वी आर डिटरमाइन द कांस्टेंट लॉसेस। कांस्टेंट लॉसेस क्या होते हैं, जो आपके यहाँ पर करंट के साथ आपके चेंज नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे आयरन लॉसेस हो गए, आयरन आ गया, हमारे फ्रिक्शन हो गए, विंडेज हो गए, ठीक है, या फिर सन फील्ड के लॉस, बाकी सब इसमें ही आते हैं। और ये कहाँ पर करते हैं हम लोग, रेटेड वोल्टेज और स्पीड पर करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया है आपका इक्वलाइजर रिंग आर यूज्ड इन द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ एन DC मोटर टू। यहाँ पर इक्वलाइजिंग रिंग का यूज़ हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग पर क्यों करते हैं, ठीक है। इक्वलाइजिंग रिंग इज़ यूज इन आर्मेचर वाइंडिंग इन अ DC मशीन। पता होना चाहिए इक्वलाइजिंग रिंग का यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, लेफ्ट वाइंडिंग में करते हैं। लेफ्ट वाइंडिंग में इक्वलाइजिंग रिंग का यूज़ करते हैं। और आपके वेव में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपके डमी कॉइल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन दिया है टू अवॉइड इक्वलाइजर करंट इन वेव वाइंडिंग, वेव में तो यूज़ नहीं करते, टू अवॉइड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एट ब्रशेज इन लेफ्ट वाइंडिंग, बिल्कुल यही आंसर है। अगला दिया है इंक्रीज आउटपुट वोल्टेज इन लेफ्ट वाइंडिंग, नहीं।
और आपका रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन इन वेव वाइंडिंग, वेव में तो यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए हमारे लैप वाइंडिंग में क्या होता है ना, अगर आप लैप वाइंडिंग में देखेंगे, लैप वाइंडिंग में जो हमारे नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हैं वो आपके पोल के बराबर होते हैं, मतलब ए की वैल्यू पी के बराबर होती है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ को ए से डिनोट करते हैं और पी यहाँ पर आपके पोल्स हैं, ठीक है। जिसके कारण हमारा अगर स्मॉल वेरिएशन भी होगा अगर हमारे आपके एयर गैप में, तो इससे हमारा ईएमएफ जो है वो पैरेलल में कनेक्ट है, जिसके कारण यहाँ पर क्या होगा, वो अनइक्वल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका स्मॉल चेंज भी होगा एयर गैप में, स्मॉल एयर गैप वेरिएशन होगा, अगर स्मॉल एयर गैप वेरिएशन, तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल एयर गैप वेरिएशन से हमारे यहाँ पर वोल्टेज में चेंज हो जाएगा, वोल्टेज हमारी डिफर हो जाएगी, ठीक है। तो इसी जो वोल्टेज आपकी अनबैलेंस हो जाती है, जिससे क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, सर्कुलेटिंग करंट, जिसको ICU लिखता हूँ, ICUR, एक हमारी सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होगी, जो कहाँ से पास होगी, जो हमारे ब्रशेस से पास होगी, ठीक है। और ब्रशेस से पास होगी तो सर्कुलेटिंग करंट है, तो इसके कारण ब्रश में क्या होगी, स्पार्किंग, ठीक है। स्पार्किंग के कारण यहाँ पर हीटिंग बनेगी और हमारे ये लॉस यहाँ पर से ये आपके डैमेज हो सकते हैं। तो इसी को हम अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इक्वलाइजिंग रिंग, इक्वलाइजिंग रिंग या इक्वलाइजर रिंग को बोल सकते हैं। ये आपका लैप वाइंडिंग में यूज़ करते हैं। ये आपके लो रेजिस्टेंस मटेरियल के बनते हैं, जिसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो, ठीक है। जनरली आप मैग्नीन वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल हम लोग वो बना सकें जो आपका बाईपास करे आपके सर्कुलेटिंग करंट को ब्रशेस से पहुँचने के लिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा टू अवॉइड द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट एंड ब्रशेस इन लैप वाइंडिंग। अगला देखते हैं, दिया है आपका फॉर अ 3 फेज ऑल्टरनेटर इफ़ द हंटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू FH है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ हम क्यों करते हैं आपके इसमें, ताकि हमारी हंटिंग को एलिमिनेट कर सकें, ठीक है। और ऑप्शन दिया है आपका, डैम्पर्स ऑक्सीलेट बाई प्रोड्यूसिंग इंडक्शन मोटर टॉर्क ड्यूरिंग स्पीड वेरिएशन। सेकंड दिया इंक्रीज रोटर फ्रीक्वेंसी अबव सिंक्रोनस स्पीड। थर्ड दिया है आपका, एलिमिनेट सब ट्रांजिएंट रिएक्टेंस। और फोर्थ दिया है आपका, रिड्यूस एक्साइटेशन रिक्वायर्ड फॉर द मेन पोल। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमारी हंटिंग कब अकर होती है, जब आपके यहाँ पर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास जो आपकी मोटर ऑक्सीलेट करती है, ठीक है। तो आपकी जब NS के आसपास हमारी ये मोटर ऑक्सीलेट करती है, इसके आसपास, तो क्या होता है, जब आपकी स्पीड आपकी ग्रेटर हो जाएगी NS से, तो ये क्या करेगी, डैम्पर वाइंडिंग। तो यहाँ पर डैम्पर वाइंडिंग यहाँ पर रिलेटिव मोशन प्रोवाइड कर देगी, जिसके कारण जो आपके डैम्पर बार्स में हमारा करंट फ्लो होगा, ठीक है। डैम्पर बार्स में आपका आई डैम्पर हमारी करंट फ्लो होगी, जो करंट फ्लो होगी, जिसके कारण पर हमारे यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क लगेगा, T डैम्प, जो आपका डैम्प आउट करेगा इसको और वापस से अपनी स्टेबल पोजीशन में लेके आएगा। वहीं अगर स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी NS से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगी, ये एज अ स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जैसे काम करेगी, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के जैसे काम करेगी, जिसमें आपका टॉर्क इंक्रीज होगा और वापस से अपनी कंडीशन में ले आएगी जहाँ पर आपके स्टेबल कंडीशन में चलेगी, ठीक है। तो आपका ये आपके डैम्पर वाइंडिंग का काम होता है। डैम्पर वाइंडिंग आपके हंटिंग क्या होती है, हंटिंग जो है वो आपकी जब सिंक्रोनस मशीन में जो आपका रोटर है वो सिंक्रोनस स्पीड के आसपास आपका ऑक्सीलेट करता है, ठीक है। अगर इसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी सिंक्रोनस स्पीड से, तो डैम्पर वाइंडिंग में करंट फ्लो होता है, जिसके कारण यहाँ पर डैम्पिंग टॉर्क लगता है, जो यहाँ पर रोटर को आपके वापस से आपके नेचुरल स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड में लेके आता है, ठीक है। देन अगर जब आपकी स्पीड की वैल्यू कम हो जाएगी, तब क्या करता है, ऐसा सिंक्रोनस स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर के जैसे काम करता है, जो आपके यहाँ पर टॉर्क को प्रोड्यूस करता है, जो आपका एक्सीलरेटिंग टॉर्क होता है। तो टॉर्क को एक्सीलरेट करेगा, जिसके कारण यहाँ पर आपके डैम्प का ये जल्दी से आपको डैम्प आउट करेगा और सिस्टम आपका स्टेबल रहेगा। आगे देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और बाकी इसकी PDF मैं आपको अभी अपना चैनल दिखा दूंगा, टेलीग्राम चैनल, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिया आपका, अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर with a vane winding and the starting capacitor fails to start but hums loudly, which of the following is the most likely cause। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, मेन वाइंडिंग और आपका मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर फेल कर रहा है आपका स्टार्ट करने के लिए, लेकिन आवाज़ आ रही है हमिंग वाट, ऐसी आवाज़ आ रही कह रहा है। तो पूछ रहा है कि क्या कॉज हो सकता है। देखिए हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि जो हमारे सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। सिंगल फेस इंडक्शन मोटर को हम लोग सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यहाँ पर फेस शिफ्ट टेक्निक लगाते हैं, ठीक है। फेस शिफ्ट टेक्निक के लिए हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, वहीं पर आप लोग R या C का यूज़ करके हम लोग फेस शिफ्ट को प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है, कैपेसिटर, ताकि फेस शिफ्ट बने और आपकी मोटर सेल्फ स्टार्टिंग हो। अगर यहाँ पर
फेस शिफ्ट है, मतलब आपका मेन वाइंडिंग है और आपकी कैपेसिटर भी लगा है, लेकिन आपकी मोटर आपकी स्टार्ट नहीं कर रही है, लेकिन हमिंग साउंड कर रही है, इसका मतलब क्या है, आपका या फिर कैपेसिटर ओपन हो गया है, या फिर कैपेसिटर ख़राब हो गया, या फिर आपका जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, जो आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये आपका ओपन हो गया है। ठीक है, ये दो आपके कारण होते हैं। तो आंसर नंबर 20 का सही हो जाएगा। देखिए इस टाइप से हमारी बनी होती है। ये अगर मैं कहूँ, ये आपकी मेन वाइंडिंग है और ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये आपका स्विच के थ्रू, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। यहाँ पर आपका कैपेसिटर लगा रखे और बीच में ये आपका रोटर है। ठीक है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है, ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये आपका रोटर है। देखिए यहाँ पे इसका कैपेसिटर खराब हुआ होगा, ये ओपन हुआ होगा, या फिर आपका स्विच आपका ओपन हुआ होगा। यही कारण होता है जब हमिंग कर रही है लेकिन आपकी रन नहीं कर रही है। आंसर नंबर बी। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आज का लेक्चर देखने के लिए। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, पावर सिस्टम, जिसमें हम लोग इसके न्यूमेरिकल करेंगे जो कोल इंडिया मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल के होंगे। बाकी ये जो आपका ज्वाइन कर सकते हैं हमारा दिमाग वाला यूट्यूब चैनल, ये तो खैर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज्वाइन कर ही रहे होंगे। और बाकी टेलीग्राम, ये है आप मेरी लिंक t.me दिमाग वाला 02। ठीक है, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अच्छी लगी तो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।